दोस्तों, इस ब्रह्मांड में किसी चीज़ का साइज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक इवॉल्व्ड रेड जाइंट स्टार या फिर हमारा सन या फिर एक वाइट डॉर्फ, इन तीनों के पास सेम मास हो सकते हैं, लेकिन इनका साइज इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है। जब हम काफ़ी स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ क्वांटम इफेक्ट्स भी काफ़ी एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। हालांकि उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी होती हैं जो कि स्मॉल साइज होने के बावजूद भी सेम रहती हैं। अब ऑब्जेक्ट जो कि बहुत माइक्रो एंड मैक्रोस्कोपिकली स्टेबल हैं, उनको कुछ प्रॉपर्टीज़ के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है और उन प्रॉपर्टीज़ को हमने कुछ नेम दिए हैं, जैसे कि मास, इलेक्ट्रिक चार्ज, वॉल्यूम, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम एक्सेट्रा। बट एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होती है और उस प्रॉपर्टी का नाम है साइज। और ये ट्रिकी तब और हो जाती है जब आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ काफ़ी स्मॉल हो। अगर डेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट होते हैं ब्लैक होल्स, पर ब्लैक होल के लिए साइज़ एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट ब्लैक होल में जाने के बाद एक सेंट्रल सिंगुलरिटी पॉइंट में कोलैप्स हो जाते हैं। देन साइज का कंसेप्ट मैटर ही नहीं करता। पर फिर भी ब्लैक होल साइज में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जिसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहली चीज़ हमको ये जाननी चाहिए कि ग्रेविटेशनल इफेक्ट के टर्म्स में, स्पेशली लार्ज डिस्टेंसेस के केस में, ब्लैक होल किसी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट से डिफरेंट नहीं होते। अगर हम किसी तरह अपने सन को सेम मास एंड सेम एंगुलर मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दें, जैसे कि एक सब जाइंट स्टार या फिर एक रेड जाइंट स्टार जिसका साइज वीनस के ऑर्बिट जितना हो, या फिर एक डिजेनरेट वाइट डॉर्फ, या फिर एक अल्ट्रा कंप्रेस्ड न्यूट्रॉन स्टार, या फिर चाहे एक ब्लैक होल, अगर हम अपने सन को इन सारे ऑब्जेक्ट से भी रिप्लेस कर दें, देन तब भी जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम धरती पर फील करते हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। अब ब्लैक होल के बारे में आपने एक चीज़ सुनी होगी कि इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि इसकी विसिनिटी में जाने वाला कोई भी मैटर कभी भी वापस नहीं आता। पर सच्चाई ये है कि ब्लैक होल मैटर को उतना ही सक करते हैं जितना कि बाकी के मैसिव ऑब्जेक्ट करते हैं। इनफैक्ट ब्लैक होल और दूसरे हैवियर ऑब्जेक्ट में मेजर डिफरेंस केवल उनकी डेंसिटी का होता है। मतलब किसी ब्लैक होल या फिर किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पास सेम मास एंड एंगुलर मोमेंटम हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह, पर ब्लैक होल के केस में इनका फिजिकल साइज काफ़ी कम होता है डेंसिटी के कारण। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के क्लोज जाते हो, देन आपको एक्सोटिक ग्रेविटेशनल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजन के बारे में जानते ही होंगे, जो कि एक ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ से थ्योरेटिकली कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर सकता है, या फिर ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में चला जाता है। अब एक और चीज़ कि अगर आपके ब्लैक होल के पास केवल मास हो, उसमें कोई भी चार्ज ना हो, ना ही उसमें कोई एंगुलर मोमेंटम हो, या फिर ना ही उसके अंदर किसी भी प्रकार के एक्सोटिक कंसेप्ट हो, देन ऐसे केस में जो इवेंट हॉरिजन का साइज होता है उसको हम कहते हैं श्वार्ज़चिल्ड रेडियस, जो कि एक ऐसा रेडियस है जहाँ पर एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। पर रियलिटी में मोस्ट ऑफ द ब्लैक होल जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, वो अपनी रोटेशनल एक्सिस पर स्पिन करते हैं। एंड जब ब्लैक होल रोटेट करते हैं देन उनके पास कोई भी मीनिंगफुल सरफेस नहीं होता। मतलब कोई भी ऐसी फिक्स बाउंड्री नहीं होती जिससे हम एस्केप कर सकते हैं एंड जिससे हम एस्केप नहीं कर सकते। इसकी वजह यहाँ पर कई सारे इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज होती हैं और ये कई सारी बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं कि ब्लैक होल का साइज क्या है। तो अब हम अलग अलग पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो नंबर 1, कैन आई मेक द स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाना किसी भी ग्रेविटेशनल बॉडी का एक ड्रीम होता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में कंटिन्यूसली रहने के लिए आपको उसमें कांस्टेंट एनर्जी देनी होती है, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में बना रहे। जैसे कि सैटेलाइट जो कि अर्थ को ऑर्बिट करती हैं, वो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हमारे प्लैनेट की तरफ ड्रैग होती रहती हैं। इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्ट जो कि ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहा हो, किसी सर्टेन डिस्टेंस के साथ वो ब्लैक होल में स्पाइरल होगा, इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करेगा और सेंट्रल सिंगुलैरिटी में चला जाएगा। तो एक डिस्टेंस जहाँ पर आप ब्लैक होल के नज़दीक एक स्टेबल ऑर्बिट में रह सकते हो, उसको हमने एक नेम दिया है। इसको कहते हैं इसको, यानी कि इनर मोस्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट।
अब ये जो स्टेबल ऑर्बिट होता है वो इवेंट होराइजन के सिग्निफिकेंटली बाहर होता है, अप्रोक्सीमेटली सॉर्चाइल्ड रेडियस के 3 टाइम्स होता है नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के केस में। पर अगर ब्लैक होल रोटेट करता है देन ये स्टेबल ऑर्बिट सॉर्चाइल्ड रेडियस के डिस्टेंस के 4.5 टाइम्स हो सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल आई सी व्हेन आई लुक एट इट? ये थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की सक्सेस की वजह से। जब हमने ब्लैक होल की पहली इमेज को क्रिएट किया देन हमने एक्चुअल में इवेंट होराइजन की इमेज को कैप्चर नहीं किया, बल्कि हमने फोटॉन्स के इफेक्ट को कैप्चर किया ब्लैक होल की विसिनिटी में जब वो इंटेंस स्पेस कर्वेचर के द्वारा बेंड हुए। ये फोटोन अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और हमने इन फोटॉन्स को ऑब्जर्व किया। हमने फोटोन फ्लक्स को देखा और पिन पॉइंट किया कि ये कहाँ है और देखा कि इन फोटॉन्स ने डिफ्यूज एक्सटेंडेड एक रिंग लाइक शेप को बनाया जहाँ पर इसके सेंटर में डार्कनेस है। पर ये जो रिंग बनी है ये इवेंट होराइजन के साइज को रिप्रेजेंट नहीं करती एंड ये रिंग स्टेबल ऑर्बिट यानी कि इसको के साइज से थोड़ी स्मॉल होती है बट सॉर्चाइल्ड रेडियस से ज़्यादा होती है। अब ये जो फोटॉन्स हैं ये स्टेबल ऑर्बिट में नहीं होते बल्कि ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट में होते हैं जहाँ पर ये ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल को भी एस्केप कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग एल्स इंटरेस्टिंग आउटसाइड ऑफ द इवेंट होराइजन? तो वेल इसका आंसर है यस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल के लिए सॉर्चाइल्ड रेडियस के 1.5 टाइम डिस्टेंस पर एक लोकेशन है जिसको कहा जाता है फोटॉन्स स्फीयर। एंड रोटेटिंग ब्लैक होल के केस में ये लगभग सॉर्चाइल्ड रेडियस के ट्वाइस होती है। तो अब फोटॉन्स स्फीयर में फोटॉन ब्लैक होल को ऑर्बिट करते रहेंगे पर ये रोटेशन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि फोटॉन अनस्टेबल ऑर्बिट में होते हैं और बेसिकली ये ब्लैक होल में फॉल हो जाएंगे और ये इसको को भी वायलेट नहीं करता क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करता है स्टेबल ऑर्बिट को एंड यहाँ पर है अनस्टेबल ऑर्बिट। अब अगर हमारा ब्लैक होल रोटेटिंग हो देन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आउटर अर्गोस्फीयर। ब्लैक होल के रोटेशन की वजह से उसके आउटसाइड का स्पेस भी ड्रैग होता है। हालांकि हर एक रोटेटिंग मास स्पेस को ड्रैग करता है बट अर्गोस्फीयर स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये स्पेस को स्पीड ऑफ लाइट के साथ ड्रैग करता है। अब आउटर अर्गोस्फीयर में जो पार्टिकल इस रीजन में एंटर करते हैं तो उनका ऑर्बिट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है जिससे उसकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अगर वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को गेन कर लेते हैं देन वो ब्लैक होल को भी एस्केप कर सकते हैं। एंड इसमें ब्लैक होल अपनी स्पिन एनर्जी को यूज़ करता है ना कि मास एनर्जी को, और ये ब्लैक होल से एनर्जी निकालने का वन ऑफ द वे है। इसको कहा जाता है पेनरोज प्रोसेस। ऐसा माना जाता है कि ये फिनोमेना यूनिवर्स में पाए जाने वाले हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि रियल ब्लैक होल रोटेटिंग होते हैं, वो स्पिन करते हैं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ। अब इस रोटेशन के काफ़ी फैसिनेटिंग मैथमेटिकल इफेक्ट हैं। एक इवेंट होराइजन को रोटेट करने की बजाय यहाँ पर उनके दो सॉल्यूशन मिलते हैं जो करस्पॉन्ड करते हैं आउटर एंड इनर इवेंट होराइजन को। पर फिजिसिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आउटर इवेंट होराइजन डेफिनेटली फिजिकल एग्जिस्ट करता है बट इनर होराइजन शायद नहीं करता। Now question fifth, what about inside the black hole's outer event horizon? तो अब यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो अगर आपका ब्लैक होल रोटेट नहीं कर रहा तो जैसे ही आप इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हो तो आप सिंगुलैरिटी में फॉल हो जाते हो और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। और जिस सिंगुलैरिटी पर आप जाओगे वो एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है। हालांकि हमको नहीं पता कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। इसको पता करने के लिए हमको बेसिकली क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की ज़रूरत होगी। बट अगर हमारा ब्लैक होल रोटेट करता है मतलब उसके पास ना केवल मास है बल्कि उसके पास खुद का एंगुलर मोमेंटम भी है, देन इस केस में चीज़ें चेंज होती हैं। तो नाउ अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि रियलिस्टिक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी कैसी होती है, तो अगर आप इसमें रोटेशन भी ऐड करते हो तो आपका सिंगुलैरिटी पॉइंट एक 0 डायमेंशनल पॉइंट नहीं रहता बल्कि ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में स्प्रेड हो जाता है, एक रिंग में स्प्रेड हो जाता है। तो जब आप ब्लैक होल में फॉल होते हो तो आप सिंगुलैरिटी की तरफ अट्रैक्ट होते हो बट स्पेस टाइम के रोटेशनल नेचर के कारण ये आपको वॉर्टेक्स लाइक शेप में स्मेयर कर देता है। आपकी हर एक बॉडी के इंडिविजुअल क्वांटम अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो टिपिकली जब भी फिजिसिस्ट ब्लैक होल के साइज के बारे में बात करते हैं देन वो उसको एक सर्टेन रेडियस से कंसीडर करते हैं। स्पिन होने के बावजूद भी
और कई सारे स्पेशल कर्वेचर के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए भी वो ब्लैक होल को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करते हैं एंड उस रेडियस को कैलकुलेट करते हैं जहां पर इसके वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। एंड देन यही होगा आपके ब्लैक होल का साइज। ये कब? जब हमने ब्लैक होल को एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर किया। पर यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर्स मिसिंग भी हैं। तो फिलहाल आपका इसके बारे में क्या सोचना है? अपने वैल्यूएबल थॉट्स हमको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएं।